देखो आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे सभी बच्चों। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति है हमारी। तो क्रांति कारण क्या थे फ्रांस में, ऐसी क्या व्यवस्था बनी थी जो फ्रांस में क्रांति हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से सुनेंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में क्या क्या कंडीशन बनी। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे कि सामान्य परिचय पढ़ेंगे, पहले क्रांति के कारण पढ़ेंगे, क्रांति के विभिन्न चरण पढ़ेंगे, कितने चरण में क्रांति हुई थी, प्रभाव पढ़ेंगे और उसके स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्रांति का सामान्य परिचय। तो फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो सभी देशों पर इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, यह क्रांति क्या करती है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नारे के साथ गठित हुई थी। ठीक है, इसमें 3 तत्वों पर बहुत विशेष बल दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। ठीक है, और इस क्रांति के प्रभाव से दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं रहा था, क्योंकि इस पूरे विश्व में पता चल गया कि फ्रांस में क्रांति हो रही है। ठीक है, इस क्रांति के बीच जो फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में मौजूद थे। ठीक है, क्रांति के कारण तो जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इसकी राजाशाही व्यवस्था थी, उसी में बीज बन गए थे कि क्रांति के कारण होते हैं, क्रांति क्यों हुई थी। ठीक है, ये क्रांति के बीज पहले ही व्यापन हो गए थे। उसके बाद इसमें जो फ्रांस में था उस समय पर राजा कौन होता था, ब्रू वंश का। कौन होता था, ब्रू वंश का राजा होता था, जिसमें राजा को किस नाम से जाना जाता था, लोइस के नाम से। किस नाम से जाना जाता था, लोइस के नाम से जाना जाता। और जिसमें लोई 13वां, ठीक है, 14वां, 15 और 16। ठीक है, तो 16 के समय पर तो क्रांति हो जाती है। ठीक है, 16 में लोइस 16 था। लोइस 16 जो राजा था वो 74 में क्या होता है, राजा बनता है। ठीक है, उससे पहले फ्रांस की अर्थव्यवस्था कई बार विकास भी हुआ, कई बार उसमें पतन भी हुआ। तो इस कारण से लोइस जो 15 होता है वो चरम सीमा पर चल रही थी। ठीक है, उसके बाद देखो फ्रांस में कौन कौन से पड़ोसी देश थे इसके साथ साथ। ठीक है, 1879 में प्रसा, फ्रांस बनाम ब्रिटेन और मैरिट एंटिवाने। ठीक है, इसकी कौन थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जो लोइस 16 के साथ क्या हुई थी, उसकी शादी हुई थी। लोइस 16 के साथ जो राजा था, किंग था, उसके साथ क्या है, मैरी एंटोनेट की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, जो रानी खां की थी, ऑस्ट्रिया की थी। वो बहुत ही दक्यानुसी महिला थी इसको। ठीक है, और वो मतलब अपने आप को स्वार्थ ज़्यादा सिद्ध करती थी, अपने खर्चों को ज़्यादा करती थी। ठीक है, अहमियत देती थी, ना कि प्रजा के। ठीक है, प्रजा में कोई क्या हो रहा है इसको नहीं होते। अपने शौक मौजूद करने के लिए राजा और रानी दोनों क्या करते थे, उस पर टैक्स लगा देते थे। तृतीय जो चरण था, तृतीय जो स्तर था, उस पर लगा देते थे। ठीक है, अब देखो फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, राजनीतिक कारण, सामाजिक। देखो राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, बौद्धिक और तत्कालीन कारण। तो हम देखो राजनीतिक कारण में पढ़ेंगे। तो राजा एक तो निरंकुश था। राजा तुम्हें पता है कि जितने भी राजा हुए थे सब क्या थे, वे अधिकतर निरंकुश होते थे, प्रजा के प्रति दयनीय भावना रखते थे। ठीक है, जिन पर टैक्स मन चाहे जब टैक्स लगा देते थे। ठीक है, मन चाहे जब उस पर परेशान करते थे। ठीक है, और जिसमें क्या है कि समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पादरी वर्ग, कौन था इसमें, पादरी वर्ग था, पादरी वर्ग जिसे फादर, पादरी वर्ग था, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा था मजदूर वर्ग। ठीक है, मजदूर। ठीक है, तो मजदूर वर्ग में क्या था, केवल जिसमें
सामान्य जनता होती थी, डॉक्टर, वकील, जितने भी व्यापारी भी थे, ठीक है। इसमें पादरी भी दो वर्गों में बटे हुए थे। एक तो सामान्य पादरी होता था, एक विशेष अधिकार वाला पादरी होता था, ठीक है। सारे विशेष अधिकार इन पादरियों के लिए और कुलीन वर्गों के लिए दे रखे थे, तो उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, केवल इन्हीं पर टैक्स लगा देते थे, ठीक है। ये कारण भी था इसका। नेक्स्ट है इसमें शासकों की विलास था, ठीक है। शासकों की विलास था, राजा क्या होते थे, भोग विलासी ज़्यादा होते थे, ठीक है। वे अपने भोगों को पूरा करने के लिए और वो टैक्स कर बढ़ा देते, ठीक है। इसकी एक संस्था होती थी, उस संस्था की मीटिंग बुलाते और जब इन्हें ज़रूरत पड़ती कि अब हमें पैसा चाहिए, ठीक है, भोग विलास जितनी अपनी पूर्ति के लिए पूर्ति के अनुसार टैक्स लगाते थे, ना कि टैक्स के अनुसार पूर्ति करते थे इसमें, ठीक है। तो इसमें भोग विलास की बहुत ही राजा हुआ करते थे भोग विलासी, इस कारण से। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, ठीक है। प्रशासन जब राजा ही भ्रष्टाचार होगा, राजा ही जब बेकार होगा तो प्रशासनिक भी क्या होगा, भ्रष्टाचार होता था, ठीक है। मतलब टैक्स लिया करते, ज़्यादा लेते थे लोग बागों से, ठीक है, और वहाँ पर राजा को टैक्स कम दिया करते थे, तो भ्रष्टाचार फैला हुआ था। उत्तरदायित्व की भावना, राजा को जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं था, ठीक है। केवल वो अपने शौक मौजूद करना होता था उन्हें, ठीक है। शौक के आधार पर ही क्या करता था वो, शौक मौजूद करता था, ठीक है, अपने आप के, ठीक। नेक्स्ट है इसमें अब देखो, लोई 14वां है इसमें राजा है, फिर लोई 15 है, लोई 16 है। देखो इसके चित्र भी दे रखे हैं इसके अंदर, लोई 14, ठीक है, लोई 15, 14, 15 और 16, ठीक। तो इसमें लोई 15 था तो ये बहुत भोग विलासी था, इसमें ये राज चलाने में बहुत असमर्थ था, ठीक है, इतना ज़्यादा वो नहीं करता था। देखो इसमें अब इसकी कहानी देखो थोड़ी सी। राजतंत्र का निरंकुश था, भ्रूवंश के शासक जनता को प्रति जिम्मेदार नहीं थी, ठीक है। भ्रूवंश की जो शासक थी वो जनता के प्रति क्या नहीं थी, उत्तरदायित्व नहीं थी। लोई 14 और 15, लोई 16 की निरंकुशता नीतियाँ, राजाओं ने निरंकुश नीतियाँ बनाई थी, ठीक है। राजा जनता के प्रति दयनीय भावना, ठीक है, और उसमें दयालुता नहीं रखता था, ठीक है, दयनीयता की भावना रखता था, जनता को परेशान करना, कष्ट देना, इसका ये राजाओं का प्रमुखता थी, ठीक है। भ्रूवंश के बारे में कहा जाता है कि ना वो नया सीखता है, ना ही पुराना भूलता है, ठीक है। ये भ्रूवंश की कहानी थी, इसमें ना तो वो नया सीखता है, ना ही पुराना भूलता है। जो पहले से चली आई परंपरावादी जो व्यवस्था चल रही थी, उसी व्यवस्थाओं के आधार पर ये लोग बाग चला रहे थे, ठीक है। इसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार था, फ्रांसीसी प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत अकुशल और भ्रष्ट थी, ठीक है। वो प्रशासनिक रूप से जितने उसके नौकरशाही थे राजाओं के, वे कौन थे, भ्रष्ट थे। प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण कमज़ोर था, प्रांतों पर जो स्टेट होती थी उस पर केंद्र का, क्योंकि राजा को कोई मतलब नहीं था, केवल टैक्स से मतलब था, पैसे से मतलब था, कैसे भी पैसे लेकर आओ और वो कुछ भी करो जनता के साथ, ठीक है। न्यायपालिका के पदों की बिक्री की जाती थी, न्यायपालिका के जो पद होते थे, जो न्यायिक होता था, जुडिशरी होता था, जज होता था, उनके पदों की बिक्री की जाती थी। जो जितना पैसा देता था उसी को क्या बनाते थे, जज बनाते थे, ठीक है। और इसमें सैकड़ों वर्षों से प्रतिनिधि सभा अंतिम बैठक 1614 में बैठक नहीं हुई थी। 1614 के बाद कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी, ठीक है, स्टेट जनरल की, ठीक है। स्टेट जनरल के उससे पहले बुलाई गई थी, और जब भी उसको ज़रूरत पड़ती कि अब मुझे पैसे की ज़रूरत होती है तो स्टेट जनरल की बैठक बुलाते थे, क्योंकि स्टेट जनरल भी इसके कहने पर चलती थी, ठीक है। स्टेट जनरल जब इसके कहने पर चलती है तो मन चाहे जब उसको क्या लगा देता था, टैक्स लगा देता था, ठीक है। स्टेट जनरल कोई बोलती नहीं थी, क्यों, इसी के सदस्य होते थे राजा के, तो वो इसके कार्य में लिप्त थे। नेक्स्ट है इसमें उत्तरदायित्व का अभाव,
ठीक है। अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, ना तो राजा था ना जनता ही सॉरी प्रशासनिक थे, उसके जो कर्मचारी होते थे, अधिकारी होते थे, वो जनता को ज़्यादा परेशान करते थे। ठीक है, कर्मचारी जनता को परेशान, ठीक है, परेशान करना, जनता को परेशान करना। इसमें जनता का शोषण बड़े पैमाने पर किया जाता था। ठीक है, लुई 15 को शायद भविष्य का आभास हो गया था और उसने मरने से पहले कहा था, देखो मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। हाँ, लुई 15 के बाद उसको पता चल गया, क्योंकि उसने बीज इतने ऐसे बो दिए। अब बताओ कि जब बीज आप बमूल का बोओगे, या मतलब आप बीज उसका दूसरा बोओगे, तो आप ये थोड़ी है कि आपको वही पौधा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, दूसरा पौधा थोड़ी ही मिलेगा आपको, वही पौधा तो मिलेगा आपको। तो उसने बोए तो बबूल के बीज, तो आम थोड़ी ही मिलेंगे उसको। तो पहले ही जितने बीज लोई 14वां 15वां, जब 16 आता है तो 16 के समय जनता क्या हो जाती है, अवेयरनेस हो जाती है। उसको पता चल गया कि अब इसमें हम परेशान ज़्यादा हो गए, अब हम इस परेशानी को नहीं झेलेंगे। और लोई 16 जब राजा होता है तो उस समय पर और ज़्यादा समस्या ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि उसकी जो रानी थी एंटोनीट, वो बहुत ही विज्ञानुषी महिला थी। वो केवल अपने खर्चों पर ही विशेष ध्यान देती थी। ठीक है, जनता से पैसा टैक्स लाना बस उसका काम था। फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिकरण क्या थे? प्राथमिक और द्वितीय स्टेट के पास जन्म से विशेष अधिकार थे। ठीक है, भूमि और संपत्ति का अधिकार भाग सामंतों पर और चर्चों के पास था। ठीक है, प्राथमिक मैंने बताया था वहाँ की जो समाज थी वो 3 स्टेटों में बटी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो प्राथमिक में कौन आते थे? पादरी वर्ग आता था। ठीक है, और इसमें कौन आते थे? कुलीन वर्ग। द्वितीय में कौन आते थे? कुलीन। और इसमें कौन आती? सामान्य जनता। ठीक है, जनता आती थी। तो ये क्या करते थे? टैक्स केवल ये जनता ही देती थी, सामान्य जनता होती, जिसमें डॉक्टर, वकील, ठीक है, मजदूर, व्यापारी होते थे। तो ये पादरी वर्ग होते थे, ये कोई टैक्स नहीं दिया करते थे, और इन पर विशेष अधिकार इन्हीं के लिए थे। कोई भी जैसे राजनीति में भाग लेना, ठीक है, मत देने का अधिकार इन्हीं के लिए था, ना कि अन्य लोगों के लिए टैक्स देने वो मत देने का अधिकार नहीं होता था, ना ही प्रशासनिक रूप से भाग लेते थे। विशेष अधिकार होते थे भी केवल इन्हीं लोगों के लिए, प्राथमिक और द्वितीय वर्ग के लिए दे रखे थे। ठीक है, उसके बाद संपत्ति का जो अधिकार था, भूमि और संपत्ति का अधिकार केवल दोनों के ही पास था। प्राथमिक और द्वितीय स्टेट आय अधिक भी रख सकते थे, और इसे इन्हें कर देने की छूट थी। कितनी भी ये प्राथमिक और द्वितीय वाले कितनी भी संपत्ति रख सकते थे, अपना पास पैसा कितना भी हो, कोई उस पर टैक्स नहीं होता था, ना ही कोई और चीज़ें इस पर लगाई जाती थी। ठीक है, तृतीय स्टेट के अंदर भी विषमता थी, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग अमीर भी थे। तृतीय स्टेट थे, इसमें कई प्रकार के, जैसे 2 प्रकार के इसमें ज़्यादा तरीका से लोग थे। एक तो पैसे वाले भी थे, और कुछ लोग इसमें गरीब भी थे। तो पैसे वाले लोग कैसे हैं? जैसे व्यापारी थे। ठीक है, तो व्यापार, वो उनका व्यापार विदेशों से व्यापार चलता था, तो वो व्यापार कर करके धीरे से वो पैसे वाले हो गए थे। उन लोगों ने भी विशेष इसमें जोर दिया था क्रांति में। ठीक है, तो अमीर लोग भी इसमें थे तृतीय स्टेट वालों में। अब देखो, मध्यवर्गीय चरित्र के अनुसार यह क्रांति गरीबी के कारण नहीं बल्कि संपन्नता के कारण हुई थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग भी था, मजदूर वर्ग के अंदर क्या 2 प्रकार के थे, जिसमें अमीर और गरीब। तो अमीरों ने भी विशेष इस पर जोर दिया था कि हम अब क्योंकि टैक्स वही ज़्यादा देते थे। ठीक है, तो उनको बहुत परेशानी होती थी, तो इस कारण उन्होंने कहा अब हम ये सहेंगे नहीं, और उन्होंने क्रांति कर दी। ठीक है, विशेष अधिकार केवल जो पादरी वर्ग था और कुलीन वर्ग था, केवल उन्हीं के लिए प्राप्त थे। एक विशेष अधिकारहीन समाज भी था, जिसमें तृतीय वर्ग भी था। अब जिसमें देखो टैक्स लिए जाते थे। प्रथम स्टेट, जो प्रथम स्टेट था, प्रथम स्टेट से जो प्रथम स्टेट था वो कौन सा टैक्स लेता था? टाइद। ठीक है,
टाइद या टाइद, ठीक है, एक धार्मिक कर होता था। कौन सा कर होता था? एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि धार्मिक कर कौन लेता था, तो पादरी लेते थे। और कौन सा था वो? टाइद। कौन सा था? टाइद, ठीक है, टाइद करता। और इसके लिए विशेष अधिकार भी थे। इसमें दो प्रकार के भी थे। एक तो क्या है, गरीब पादरी भी थे इसमें, संपन्न विपन्न, ठीक है। तो वो जो विपन्न थे, जो गरीब पादरी थे, उन्होंने तीसरे वर्ग के लोगों के साथ दिया था, ठीक है, क्रांति के अंदर। और द्वितीय वर्ग के अंदर कौन आते थे? कुलीन वर्ग आते थे। ये कौन सा टैक्स लगाते थे? टाइल, ठीक है। कौन सा लगाते थे? टाइल टैक्स लगाते थे, टाइल, ठीक है। टाइल लगाते थे। एक धार्मिक कर था। एक राजनीतिक कर जो था वो टाइल होता था, ठीक है, जिसके राजा के द्वारा, ठीक है, राजा होता था। कुलीन वर्ग में कौन आते? राजा और राजा का परिवार आता था, ठीक है, रिश्तेदार वगैरह उसके। तो ये कौन सा टैक्स लगाते थे? टाइल टैक्स लगाते थे, ठीक है। और इन्हीं के लिए विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसमें देखो देखो, तृतीय वर्ग के अंदर बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील भी होते थे, किसान भी इसी में होते थे। छोटे किसान, बड़े किसान, भूमि मजदूर, नौकर, ये इसी के अंदर तृतीय स्टेट के अंदर आते थे, ठीक है। तो समाज में बहुत ही जो अर्थव्यवस्था में डिफरेंट था, समाज में डिफरेंट था, वो डिफरेंट भी इसमें पनपा हुआ था, ठीक है। तो जब डिफरेंट माना, आप देखो समाज के अंदर जब तीन लोगों में बांट रखा है, प्राथमिक और द्वितीय, तृतीय, ठीक है। तो जब आपको पता है कि पहले पर और द्वितीय तो कुछ मौज करें और तृतीय क्या करे? परेशान हो, तो इसमें क्या होगा? देख करके लोग बागों को भी उनको परेशानी आएगी चीज़ों के, कि हम परेशानी झेल रहे हैं, ये लोग हमारे जो पैसा है, हमारी कमाई में जो मेहनत है, ये ले जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को बड़े ज़ोरों से नकारने का ध्यान दिया था, ठीक है। बाद में इसमें क्या है, क्रांति होती है। देखो अब इसमें आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक वही कारण है इसमें हमने जो पढ़े थे, आर्थिक कारणों में वही थे, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण थे। फ्रांस में सरकार व्यय के अनुसार, मैंने अभी बताया था, व्यय के अनुसार आय तय करती थी, ठीक है। टैक्स जो होता था वो व्यय के अनुसार करते थे। अब जैसे मेरा खर्चा है 100 रुपये, ठीक है, पहले मैं खर्चा करूँगा 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये खर्चे के अनुसार क्या होता था? व्यय करते थे वे, ठीक है। 100 रुपये ही क्या लगाते थे? टैक्स लगाते थे। खर्चा, ठीक है, जो खर्चा होता था, खर्चा के अनुसार क्या लगाते थे? टैक्स लगाते थे, ठीक है। क्या लगाते थे? टैक्स, समझे ना। और जैसे ही वो ये नहीं सोचते थे कि हम आय कितनी आ रही है उसके अनुसार खर्च नहीं करते थे, हम व्यय के अनुसार तय करते थे कि हम आज 1000 रुपये खर्च करेंगे तो वो क्या लगाएंगे? 1000 रुपये टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये व्यय के अनुसार क्या होता था? उनका आय तय की जाती थी, टैक्स तय किए जाते थे लोगों वागों पर कि कितना टैक्स देना है हमें, ठीक है, लेना है हमें। तो हम कितना खर्च कर रहे हैं आज, मतलब हमने खर्च किए 2000 रुपये, तो हमें 2000 रुपये क्या लगाने हैं? टैक्स लगाना है लोगों पर, ठीक है। तो ये नहीं होता था कि जैसे हमारी आय है 100 रुपये, तो हम 100 रुपये के अनुसार हम 80 रुपये खर्च करें, ऐसा नहीं होता था। ये क्या करते थे, जितना हम 2000 रुपये 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 100 रुपये ही क्या लगाएंगे? हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। पहले इसमें व्यय के अनुसार आय क्या करते तय करते थे, ना कि आय के अनुसार व्यय तय करते, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। सप्तवर्षीय युद्ध, अमेरिकी क्रांति में भाग लेने के कारण भी फ्रांस में 10 अरब लिब्रे का उधार भी हो गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब उपनिवेश थे, इंग्लैंड के भी उपनिवेश थे, ठीक है, और इसमें फ्रांस के उपनिवेश थे। तो फ्रांस के उपनिवेश भारत में भी था, इंग्लैंड का भी उपनिवेश था हमारा भारत, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है कि अमेरिका में भी था इनका, अमेरिका में फ्रांस का और इंग्लैंड का, दोनों के क्या होते हैं? उपनिवेश होते हैं। तो परंतु उनमें क्या करते हैं कि जो ताकतवर के ओवर के आते हैं, तो वो इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी आती, ठीक है। फ्रांसीसी की कंपनी क्या है? कमज़ोर होती है, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी ने अमेरिका का क्या दिया? साथ दिया कि यहाँ से इनको निकालना है। तो उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ उन्होंने अमेरिका का भी साथ दिया था। उस समय पर अमेरिका में क्या चल रही थी? सप्तवर्षीय क्रांति चल रही थी, इंग्लैंड के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उसमें अपना खर्चा भी दिया था उन्होंने, फ्रांसीसियों ने। तो इसमें जो खर्चा हुआ था उनका 10 अरब लिब्रे का
उधार लिया गया, जो अन्य देशों से के लिए कर्जा लेकर के उसने लड़ाई में विशेष शामिल हुआ था। और करों में मुख्य रूप से टाइद, ठीक है, मैंने अभी बताया था टाइद धार्मिक कर होता था। क्या होता था? धार्मिक कर। और टाइल होता था एक नमक कर, एक प्रशासनिक कर होता था, राजनीतिक कर जिसे बोलते हैं, ठीक है, राजा के द्वारा लिया जाता था। धार्मिक कर पादरी के द्वारा लिया जाता, चर्च के द्वारा लिया जाता था, एक पूछा जाता है क्वेश्चन। और किससे लिए जाते थे? तृतीय स्टेट पे से लिए जाते थे। नेक्स्ट है इसमें, इन करों में गेवेल नामक एक कर था, वो सबसे ज़्यादा दुखदाई था, ठीक है, क्योंकि एक नमक कर होता था ये, ठीक है, और ये आवश्यक खरीद पर लगाया जाता था, ठीक है। जो गेवेल नामक का था एक आवश्यक कर था और ये नमक पर लगा दिया जाता, क्योंकि सभी लोगों के लिए क्या पड़ती है? नमक की ज़रूरत पड़ती है, तो नमक एक आवश्यक चीज़ है, ठीक है। और इस पर जो खरीद पर कितना होता था? 7 पाउंड वार्षिक, ठीक है, हुआ करता था। महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई भी होने लगी, क्योंकि जब इसकी पैसे की कमी होगी तो क्या होगी? महंगाई होने लगी, ठीक है। बेरोजगार लोग बेरोजगार होने लगे, पैसा आया नहीं था मेरे पास, उसके पास पैसे की कमी आने लगी, क्योंकि कर्जा पहले से चल रहा था फ्रांस के पास। फ्रांस में उस समय कहा जाता था कि सामंत लड़ता था, पादरी पूजा करता था और सामान्य जनता क्या देती थी? टैक्स दे दिया करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, फ्रांसीसी क्रांति बौद्धिक भूमिका। अब बता, बौद्धिक भूमिका मतलब होता है दार्शनिक लोगों ने कि इसमें क्या भूमिका निभाई थी, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें है, इस संदर्भ में दो मत सामने आते हैं। एक मत के सामने बौद्धिक क्रांति उत्पन्न की गई थी और दूसरी तरफ के अनुसार उन्होंने तत्कालीन फ्रांसीसी जिम्मेदार माना गया था, ठीक है, फ्रांसीसी स्थितियों को, ठीक है। देखो, दो स्थिति मानी गई थी। एक तो क्या माना गया था? बौद्धिक, लोगों ने बौद्धिक के कारण, और दूसरा माना गया उसकी कंडीशन, फ्रांस की फिजिकल कंडीशन क्या थी, उसको जिम्मेदार ठहराया गया, ठीक है। नेपोलियन कहता है यदि रूसो 1712 और 1778 में नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, ठीक है। रूसो के बारे में कौन कहता है? नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट था, ठीक है, और जो ऑस्ट्रिया का था, और ये बाद में उभर के आता है नेपोलियन, और इस पे फ्रांस की क्रांति को जिम्मेदार भी माना जाता है, ठीक है। फ्रांस की तरफ से ये लड़ता है, फ्रांस को अपने अंडर में कर लेता है, ठीक है। दिद्रोह ने शासन की अकुशलता और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार कुशलता का मुद्दा किसने उठाया? दिद्रोह ने, ठीक है। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में बहुत जिम्मेदारियां निभाई, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें कहा है सरकार के वैधानिक रूप और शक्तियों के पृथक्करण की वकालत की है, ठीक है। इसमें क्या कहा है? संवैधानिक रूप और शक्तियों के पृथक्करण की वकालत की है। उन्होंने कहा कि शक्तियों का क्या होना चाहिए? वितरण होना चाहिए। अब जैसे राजा के पास शक्तियाँ थी तो जनता में भी शक्तियाँ होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, ठीक है। अब जनता के पास कोई पावर ही नहीं थी, ठीक है, या और संस्थाओं में कोई पावर नहीं थी, केवल ही राजा ही, केंद्र सरकार क्या करती थी? शक्तियों का प्रयोग करती थी, ना कि जो स्टेट होते थे, स्टेटों के पास कोई भी शक्तियाँ नहीं हुआ करती। तो उन्होंने कहा कि शक्तियों का क्या होना चाहिए? पृथक्करण होना चाहिए, ठीक है, बटी होनी चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है, पावर की क्या होनी चाहिए? शेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बाल्टियर ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इसमें बाल्टियर अंधविश्वास के विरुद्ध धर्म युद्ध शुरू हुआ था, पारंपरिक मान्यता पर हमला किया, तर्क की सर्वोच्चता की वकालत की, ठीक है, चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार व निंदा की, परोपकारी निरंकुशता के पक्ष में थे, ठीक है, परोपकारी निरंकुशता, ठीक है। जो निरंकुशता है उसको क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए, ठीक है, नष्ट करना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। रूसो सामाजिक अनुबंध, ठीक है, रूसो क्या कहता है? एक सामाजिक अनुबंध कहता है कि राज्य है, ठीक है, जो राजा है, ठीक है,
जो देश जो बना हुआ है वो किससे बना है, सामाजिक अनुबंधों से बना हुआ है, ठीक है। समाज के सभी लोग, समाज के सभी संगठन, सभी समुदायों से बना हुआ है देश, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए क्या होना चाहिए, विशेष अधिकार सभी के लिए होने चाहिए, ना कि एक समुदाय के लिए विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उनकी बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक अनुबंध। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, क्या कहता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और जो समाज में आकर क्या हो जाता है वो जंजीरों में जकड़ जाता है, ठीक है। तो उनका क्या है, उन्होंने मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, जन्म से क्या होता है स्वतंत्र, उसे पता नहीं होता है कि समाज में क्या है, कौन मम्मी है कौन पापा है, कोई चीज़ों से कोई इससे मतलब नहीं होता, परंतु जैसे ही उत्पन्न होता है तो वो सामाजिक रूप से वो जकड़ जाता है। इसने जनता की क्रांतिकारी भावना को जगाया, ठीक है, जनता में क्रांतिकारी भावना को जगाया कि जागो, और उसमें अपने समाज के जितने भी अनुबंध हैं उसके रूप में आप अपने विशेष अधिकारों के रूप में अपने मनाओ, ठीक है, मानो अपने कौन कौन से अधिकार हैं उनको अपने आप को रखो, ठीक है। फिर वाल्टियर 1694 में, 1778 में, मॉन्टेस्क्यू 1689 में और 1755 के विचार लोगों को जागरूक बना रहे थे, ठीक है। वाल्टियर है, मॉन्टेस्क्यू है, इन्होंने जो समाज में जागरूकता अवेयरनेस की जो विचारधारा दी थी, इससे लोगों में चेतना जागृत हुई, अपने अधिकारों के प्रति क्या है लोग जागरूक हुए थे, अपने जितनी स्वतंत्रता थी स्वतंत्रता के, ठीक है, बंधुत्व की भावना के प्रति, ठीक है, आज़ादी के प्रति क्या होते हैं वो जागरूक होते हैं। जितनी भी उन्होंने समझाया कि राजा है वो निरंकुश है, तानाशाही है, इसको हमें क्या हटाना चाहिए, यहाँ पर क्या लाना चाहिए, लोकतंत्र लाना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ों के रूप में उन्होंने अवेयरनेस जागरूकता की। इसके बाद दार्शनिक उन्होंने स्पष्ट रूप से क्रांति का आहवान नहीं किया था, ठीक है, उन्होंने स्पष्ट आगे से नहीं किया था, परंतु उन्होंने क्या है कि अपने काव्यों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, ठीक है, उन्होंने क्या है कई अपने पुस्तकें लिखी, पुस्तकों के माध्यम से लोगों में क्या की थी, जागरूकता उत्पन्न की, प्रत्यक्ष रूप से नहीं की, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट से ना करके इनडायरेक्ट रूप से इन्होंने जागरूकता फैलाई। देखो, लेकिन दार्शनिक विचारों में जनता की स्थिति को भयावहता अंदाजा जरूर हो गया था कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे, फ्रांसीसी क्रांति के तत्कालीन कारण थे, धन की जरूरत पूरी करने के लिए लुई 16वां स्टेट जनरल की बैठक बुलाते थे, ठीक है। तत्कालीन कारण ये था कि उन्होंने टैक्स ज़्यादा लगा दिए लुई 16 ने, क्योंकि वो 17 में तो क्या हुआ था, 74 में तो क्या हुआ था, वो राजा बनता है लुई 16, उसके बाद वो जनरल स्टेट की क्या बुलाता है, मीटिंग बुलाता है, क्योंकि क्या कहता है कि वो टैक्स बढ़ाना चाहता है इस चीज़ पर, ठीक है। तो एक बात थी उसमें, बैठक बुलाई, पादरी, सामंत और तृतीय वर्ग प्रतिनिधि के लोग अलग अलग सदनों में मत देते थे, ठीक है। इसमें पादरी, सामंत और तृतीय लोग के अलग अलग वोट दिया करते। इसमें होता था क्या कि जैसे 3 से देश में लिखा हुआ है प्रथम स्टेट, द्वितीय और तृतीय स्टेट, ठीक है, ये तीनों स्टेट, इनके भी 300 लोग थे, ठीक है, इसके भी 300, तो इनके जो मतों की गणना की जाती थी वो डबल की जाती थी, ठीक है, डबल होते थे। जब डबल होंगे तो इनके कितने हो गए, 300, 600, 1200 हो गए, और इनकी केवल सिंगल ही मतों की गणना की जाती थी, तो इनके लिए कोई भी प्राथमिकता नहीं दी गई थी तृतीय स्टेट वालों के लिए। तो इस कारण से उनमें क्या हुआ, मतभेद हो गया, और उन्होंने अपने आप को मानने से इनकार कर दिया, कोई इसके लिए अधिकार नहीं दिए गए, तो तृतीय स्टेट यहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें टेनिस कोर्ट में क्या होता है, एक साथ इसमें दे गया है, ठीक है, 2 सदन मिलकर किसी विशेष विषय पर निर्णय मत ले सकते थे और तृतीय इसका विरोध करते थे, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, देखो, इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा इसका दूसरा भाग, ठीक है। देखो इसका नेक्स्ट है इसमें कि हम अभी पढ़ रहे थे कौन सा, कि उसके जो लोगों एक साथ होते थे प्रशासन, जनरल स्टेट की जो मीटिंग होती थी, तो उसमें जब चुनाव होते थे तो तृतीय स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को विशेष अधिकार दे रखे थे, प्राथमिक और द्वितीय वाले, तृतीय को कोई विशेष अधिकार नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ें उसमें हुई थी। इसमें जनरल स्टेट की पहली जो हुई थी 5 मई 1789 में हुई थी, ठीक है।
इसमें दे रखा है, ठीक है, डेट भी दे रखी है 1750 से 1789 तक, ठीक है। डॉक्टर इंक्वेले, ठीक है। उसके बाद टेनिस कोर्ट में एक साथ होते हैं 20 जून 1789 में, और जिसमें जो क्या होते हैं टेनिस कोर्ट से जो भाग चले जाते हैं तृतीय स्टेट वाले, उन्होंने क्या है कि विशेष अधिकार वाले जो लोग थे उनको छोड़ देते हैं, कि उन्होंने कहा कि ये टेनिस कोर्ट से जब आ जाते हैं, आकर के उन्होंने क्या अपने आप को ही क्या कर दिया, उन्होंने असेंबल कर दिया उन्होंने, और उन्होंने जनरल स्टेट के रूप में अपने आप को घोषित कर दिया, ठीक है, तृतीय स्टेट वालों ने टेनिस कोर्ट में आकर के। और इसके जो साथ दे रहे थे तृतीय स्टेट वालों के लिए कौन दिया था विशेष अधिकारों के लिए, देखो सी आवे एक पादरी था, ठीक है, इन्होंने तृतीय स्टेट वालों का साथ दिया था। और मुरावो, ठीक है, मिरावो एक क्वीन था, मिरावो और सी आवे ये दोनों थे आवे, इन्होंने क्या है कि तीसरे वर्ग के लोगों के लिए क्या दिया था, साथ दिया था। और ये मतलब जो टेनिस कोर्ट में आकर के हैं वो अपने आप को संविधान घोषित कर देते हैं, ठीक है। और इसमें नीचे देखेंगे, देखो इधर दे रखा है आपका विशेष टेनिस कोर्ट में शपथ 20 जून 1789, जब नेशनल असेंबली एक टेनिस कोर्ट में मिली, ठीक है, तीनों को आते हैं, तीनों स्तर के लोग आते हैं, उन्होंने शपथ ली कि नेशनल असेंबली को तब तक भंग नहीं किया जा सकता जब तक स्वयं एक नया संविधान नहीं बना लेते, ठीक है। इसमें पादरी और कुलीन वर्ग भी शामिल होने लगे थे, ठीक है, पादरी और कुलीन वर्ग भी इसमें शामिल होने लगे। बाद में क्या होता है, जैसे ही वहाँ टेनिस कोर्ट में आ जाते हैं, छोड़ करके स्टेट जनरल की हो रही थी, तो इसमें क्या है कि पादरी कौन था, मैंने अभी बताया था सी आवे, ठीक है, और मिरावो ये कुलीन थे, ये लोग इसमें शामिल हो जाते हैं और इनका साथ देते हैं। स्टेट जनरल को बाद में नेशनल असेंबली के रूप में बना दिया था, परिवर्तित कर दिया। आवे सी पादरी ने लोगों को लामबंद करने के लिए पंपलेट जारी किया, और वाइट इज़ द थर्ड स्टेट, ठीक है, जो सीए आवे सीए था, जो पादरी था, उन्होंने कह दिया कि हम तीसरी स्टेट के रूप में एक अलग से नेशनल असेंबली बनाते हैं, और जिसमें थर्ड स्टेट नाम दिया, क्या दिया था, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, के थर्ड स्टेट इसमें क्या है, तो उसने कहा थर्ड स्टेट क्या है, सब कुछ है। क्या बोला उसने, सब कुछ है। राजनीतिक व्यवस्था में अब तक के क्या कर रहे थे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। यह पूछता है कि यह पूछता है कुछ बनना है, क्या पूछता है, यह क्या पूछता है, कुछ बनना है, ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, ठीक है। तृतीय वर्ग के लोगों ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा राजा से मान्यता प्राप्त कर ली, कब 27 जून को, ठीक है। 20 जून को टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो जाते हैं वे एक साथ, ठीक है, तृतीय स्टेट वाले, और उन्होंने क्या किया कि एक नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर दिया स्टेट जनरल को, उसको वहाँ से भंग कर दिया, क्योंकि वो राजा के विशेष अधिकार होते थे, वो तीनों आकर के वो वहाँ पर टेनिस कोर्ट में आ जाते हैं, ठीक है। और 27 जून को राजा से मान्यता प्राप्त करवा ले, ठीक है। तृतीय वर्ग का नेतृत्व कौन कर रहा था, मिरावो कुलीन वर्ग और सियाव पादरी प्रमुख नेता थे, ठीक है, मैंने अभी बताया था। इसमें पादरी लोग जो विशेष जो वर्ग था उनमें से कुछ पादरी आ जाते हैं और कुछ कुलीन वर्ग के लोग आए, जिसमें कुलीन वर्ग में कौन था, मिरावो, ठीक है, और आवी कौन था, पादरी था। इन्होंने क्या किया, इनका साथ दिया था, ठीक है। राजा द्वारा वित्त मंत्री, राजा ने वित्त मंत्री किसको, पहले वित्त मंत्री कौन था राजा का, नेकर, उसको बर्खास्त कर दिया। कब कर दिया था, 11 जुलाई 1789 में, ठीक है। कामिल तैमूर नामक एक पत्रकार ने राष्ट्रीय सभा राजा के बीच संदेह का लाभ उठा करके लोगों को उत्तेजित कर दिया, ठीक है। इस पत्र ने क्या कहा, इसमें लिखा था कि कुछ राजा के बीच, राजा और जनता के बीच, ठीक है, तृतीय स्टेट के बीच क्या है, संदेह पैदा कर दिया, ठीक है। संदेह पैदा करने के कारण उन्होंने लोगों में क्या असंतोष व्याप्त हो गया, उस कारण उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। देखो इसमें लिखा हुआ है 14 जुलाई 1789, ठीक है। 11 जुलाई 1789 में तो क्या हुआ था, उसमें नेकर को बर्खास्त कर दिया, उसके बाद इसमें क्या हुआ, असंतोष व्याप्त हुआ, तो 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1789 में क्या हो जाता है, इसमें
उग्र हो जाती है और उन्होंने बास्तील पर जाकर के क्या है आक्रमण कर दिया। बास्तील क्या राजा का क्या होता था, राजमहल होता था, उस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। इसमें लिखा हुआ देखो, हमला कर दिया, ठीक है। इसमें हमले में देखो बास्तील पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो जब बास्तील पर आक्रमण कर दिया तो इसमें क्या है कि भोजन की कमी और महंगाई ने अफवाह का जन्म दिया। कारण क्या था इसमें, इनमें जो पत्रकार ने कहा था कि भोजन की कमी, महंगाई ने अफवाह का जन्म दिया, ठीक है। किसके, क्रांति के लिए। जैक्स नेकर को बहाल कर दिया, पुनः बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। पहले जैक्स को बहाल कर दिया गया था, फिर बाद में दोबारा से बर्खास्त कर दिया गया था। लोगों ने सड़कों पर हंगामा करना शुरू कर दिया था, ठीक है। 14 जुलाई 1789 में लोगों ने बास्तील का एक प्रमुख किला शस्त्रागार पर धावा बोल दिया, ठीक है। जो किले में राजा का जो महल था उसमें जो शस्त्रागार जहाँ पर क्या हथियार रखे होते थे उसको क्या अपने इसमें ले लिया, अंडर में ले लिया। वहाँ सारे हथियारों को उन्होंने छीन लिया और लोगों में बांट दिया गया था हथियारों को, ठीक है। और अपना घर बना लिया उसमें, महल में जाकर के, ठीक है। बास्तील का महल देखो, इसमें बास्तील का महत्व क्या था, ठीक है। एक राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया, ठीक है, 14 जुलाई को ही, क्योंकि उन्होंने एक प्रमुख राजा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जब राजतंत्र खत्म हो गया तो उन्होंने एक राष्ट्रीय घोषित कर दिया, राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित कर दिया 14 जुलाई को। और उन्होंने एक नया स्वतंत्रता के प्रति एक रास्ता अपना लिया, ठीक है। एक नया तिरंगा फहरा दिया था उन्होंने, ठीक है। पेरिस काम्यून के नाम से जाने वाली एक नई, ठीक है, पेरिस काम्यून के नाम से जाने वाली एक नई स्थानीय सरकार का भी गठन किया गया था, ठीक है। लफायत ए कुलीन को कम्यून मलेशिया का कमांडर नियुक्त किया गया और जिन्हें नेशनल गार्ड कहा जाता था, ठीक है। अब देखो फ्रांसीसी क्रांति कितने चरणों में हुई थी, तो 3 चरणों में हुई थी, ठीक है। 3 चरण कौन से थे, 1789 से 1792 तक हुई थी। संवैधानिक राजतंत्र के लिए लड़ा गया था, ठीक है। पहले चरण में क्या होता है कि संवैधानिक रूप से राजतंत्र कि संवैधानिक रूप से क्या हो जाए, राजा को यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता है। उसके बाद उग्र गणतंत्र का चरण 1792 से लेकर 1795 तक उग्र चरण होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे ही राजा हट जाता है तो वहाँ पर रोबेस्पियर आ जाता है, ठीक है। रोबेस्पियर आ जाता है तो रोबेस्पियर ने क्या किया कि जनता के प्रति और राजाओं के प्रति, ठीक है, जो राजा के जो सदस्य होते थे उनके प्रति, जो भी लोग बाग जनता के साथ या जनता के साथ जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था उनके प्रति उन्होंने एक कठोर रवैया अपनाया था, ठीक है, रोबेस्पियर ने। रोबेस्पियर एक उग्रवादी समय माना जाता है, ठीक है, जिसमें गणतंत्र तो था परंतु उग्र था इसमें, ठीक है। 1792 से लेकर के 1795 तक, ठीक है, उग्र चलता है इसमें। जो रोबेस्पियर था इसमें जैकोवन क्लब का था, जैकोवन क्लब अपनाता है। जैकोवन क्लब के अलग से क्या है, विचारधारा थी उनकी, एक अलग विचार रखने वाले थे और उन्होंने बहुत ही समस्या बना रखी थी। और बाद में क्या रोबेस्पियर को क्या दी गई थी, फांसी दी गई, क्योंकि उन्होंने जनता के प्रति, जो लोग बागों के प्रति, राजा के प्रति, कई जो उनके सदस्य थे उनके प्रति बहुत कठोर दंड की नीति अपनाई थी, जिसमें क्या है उनको दोषी ठहराया गया रोबेस्पियर को, उसमें फांसी दे दी जाती, ठीक है। तृतीय चरण में उदारवाद गणतंत्र का चरण हुआ था 1795 से 99 तक। फिर उदारवादी गणतंत्र हो जाता है, जिसमें दोबारा से क्या है नेपोलियन वगैरह होते हैं और दोबारा से उसमें उदारवादी नीति अपनाई जाती है, जिसमें जनता के प्रति असंतोष का व्याप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। देखो नेशनल असेंबली, इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखो द ग्रेट फेयर जुलाई अगस्त 1789 में अनाज की कमी, बड़े दाम बढ़ गए थे, ठीक है। नेशनल असेंबली ने किसानों ने जागीरों और जमींदारों पर हमला कर दिया, ठीक है, समझे ना। नेशनल असेंबली के जो सदस्य थे, अगस्त का फरमान, अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 को रात्रि को जनता को शांत करने के लिए नेशनल असेंबली ने
सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, जो नेशनल असेंबली बनाई थी तृतीय स्टेट ने, तो उसमें क्या है कि लोगों को, जनता को हमें संतुष्ट कैसे करना होगा, संतुष्ट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, जो सामंती व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। शायद जो धार्मिक कर था, पुरानी न्यायिक प्रणाली थी, प्रशासनिक कार्यालयों की बिक्री आदि को समाप्त कर दिया। ठीक है, सारी चीज़ें जो प्रशासनिक टैक्स दिया करते थे, न्यायिक प्रणाली होती थी, जो राजा क्या करता था, जजों को बेचता था, वो सारी व्यवस्था समाप्त कर दी उसने। मानव अधिकारों की घोषणा कर दी 26 अगस्त 78 में क्या कर दी, मानव अधिकारों की घोषणा कर दी। ठीक है, थॉमस जेफरसन के परामर्श से सीए और लफायत द्वारा तैयार किया गया। इसमें अनुच्छेद कितने थे, 17 अनुच्छेद थे। ठीक है, एक संविधान बनाया गया था जिसमें थॉमस जेफरसन था और लफायत के द्वारा किया गया था, जिसमें 17 कौन थे, अनुच्छेद थे। ठीक है, एक अपना एक एक्ट बनाया था। अब देखो प्राथमिक चरण मैंने अभी बताया था, संवैधानिक राजतंत्र का 1879 से 1792 तक तृतीय वर्ग राष्ट्रसभा के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, जब राजा हट जाता है तो राजा हटने के बाद कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है, इन तीनों संस्थाओं का क्या किया गया था, गठन किया गया था। मताधिकार के लिए नागरिक दो भागों में बट गए थे। ठीक है, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। ठीक है, जो मत देने का अधिकार तो फिर भी अभी पूरा नहीं हो पाया था। इसमें दो प्रकार के थे, एक तो सक्रिय होते थे, एक होते निष्क्रिय नागरिक होते थे। सक्रिय नागरिक होते थे जिनको क्या है 85 एज हो, ठीक है, और 3 टाइम का क्या करता हो वो काम के बराबर क्या देता हो, टैक्स देता हो। ठीक है, 3 टाइम के बराबर क्या देता हो, काम के बराबर टैक्स देता हो। ठीक है, निष्क्रियों में कौन होते थे, जो उनकी 25 से कम एज होती थी, महिलाएं होती थी, इनके निष्क्रिय नागरिक होते थे। 3 टाइम का जो कर नहीं देता हो, ठीक है, काम के बराबर क्या नहीं देता हो, कर, तो उनके लिए मत देने का अधिकार नहीं था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, चर्च की संपत्ति समाप्त कर दी गई। ठीक है, जब्त कर ली गई थी। पादरी लोगों को राज्य की प्रतिनिष्ठा की शपथ लेने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, क्रांति इस चरण में मध्यवर्गीय हितों के अनुरूप कार्य कर रही थी। ठीक है, मध्य वर्ग के जो लोग थे उनके अनुरूप कार्य कर रही थी, ना कि सामान्य और भी सामान्य जनता थी उसकी प्रति नहीं कर रही थी। ठीक है, अब देखो सक्रिय मैंने अभी बताया था ना, सक्रिय नागरिक जिसमें 25 वर्ष पुरुष आते थे। ठीक है, 3 दिन की मजदूरी के बराबर क्या देते हैं वो, टैक्स कर देते थे। ठीक है, निष्क्रिय में कौन, महिला जिनकी कम होती थी या वृद्ध लोग होते थे, ठीक है, जो कर नहीं देते थे, क्या नहीं चुकाते थे, टैक्स नहीं चुकाते थे, उनको मत देने का अधिकार का सामंत नहीं था। ठीक है, मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। मनुष्य को कुछ प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ समाहित किया गया था जो जन्म से प्राप्त करता है। ठीक है, और न्यायिक आदेश के बिना ही वो अवैध रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर उस पर केस है, उन्होंने जुर्माना किया है, जब ही उसे न्यायिक हिरासत में किया जाएगा, ना कि नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, गारंटी कर दी गई। निजी संपत्ति एक अखंड और अगम्य अधिकार है। ठीक है, सभी के लिए अखंड और अगम्य अधिकार है। ठीक है, निजी संपत्ति का अधिकार दे दिया गया। राज्य के सभी अधिकारी जनता के प्रति क्या होंगे, जवाबदेही होंगे। ठीक है, पहले नहीं था राजा के समय पर। ठीक है, अब सभी क्या होंगे, जनता के प्रति जवाबदेही। उग्र अब आता है द्वितीय चरण। ठीक है, 92 से 95 तक आता है। इसमें क्या होता है कि गणतंत्रवादियों के 2 दल, जैकोवन, ठीक है, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब के नाम से जाना जाता है, और एक होता है जीरोदिस्त। ठीक है, जीरोदिस्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैकोबिन क्लब समाज के कम समृद्ध वर्गों का एक क्लब था। ठीक है, समाज के जो कम समृद्ध थे, कम पैसे वाले थे, सामान्य थे, जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूते बनाने वाले, ठीक है, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, मुद्रक छापने वाले जैसे कॉपी किताब छापने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर भी शामिल थे। इनका नेता
मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, ठीक है, जैकोबिन क्लब का। देखो ये रहा रोबेस्पियर, ठीक है, इसको फांसी दी जाती है बाद में, ठीक है, 100 कौलाद के बराबर, ठीक है, बिना घुटने के बल पर, ठीक है। इन्होंने एक नीति अपनाई थी पुराने कैलेंडर के अनुसार, जिससे भ्रष्ट नियम की, जिसने भ्रष्ट नियम बनाए थे, सॉरी भ्रष्ट थे जिन लोगों के प्रति, इन्होंने एक नीति अपनाई थी, ठीक है। देखो क्या क्या अपनाए थे इन्होंने। देखो जेरोदिस्त, और ये इसमें ये व्यवसाय के बीच में प्रतिष्ठा वाले एक बुद्धिजीवियों, ये जेरोदिस्त थे, ये वकीलों बुद्धिजीवियों का एक संगठन था, ठीक है। जैकोबिन के शस्त्र क्रांतिकारियों ने तुइलरीज के महल पर धावा बोलकर शाही परिवार को बंदी बना लिया, ठीक है। किन्होंने, इन्होंने, ठीक है, धावा बोल 10 अगस्त 1792 में, ठीक है, 1792 में क्या कर लिया, राजा के बंदी बना लिया, ठीक है। जेरोदिस्त के पतन को सुनिश्चित कर दिया गया, राजतंत्र को निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। नेशनल असेंबली, नेशनल कन्वेंशन की स्थापना की गई। देखो सितंबर के नरसंहार ने पेरिस की सड़कों पर हजारों लोगों की जान ले ली, ठीक है। जैकोबिन ने नेशनल कन्वेंशन को जीत लिया, ठीक है। 21 सितंबर 1792 में राजशाही को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस में पहले गणतंत्र की स्थापना कर दी गई, ठीक है। और इसके बाद नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और लुई सोल्वे के बीच संबंधों को खोजा, ठीक है। ऑस्ट्रिया के बीच और लुई सोल्वा के बीच क्या संबंध है, तो उन्होंने कहा कि उसकी जो रानी थी वो ऑस्ट्रिया की थी, ठीक है। राजा को उच्च राजद्रोह घोषित कर दिया और 21 जनवरी, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, 21 जनवरी 1793 को राजा लुई सोल्वे को गिलोटिन फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। आतंक का शासनकाल, अब देखो नेशनल रोबेस्पियर को आतंक का शासनकाल माना जाता है। प्रति क्रांतिकारी गतिविधियों, विकेंद्रीकरण, आर्थिक उदारीकरण की मांग की गई थी, ठीक है। चरम वामपंथी जैकोबिन्स, जिन्होंने द माउंटेन कहा जाता था, 1793 के लोकतांत्रिक संविधान को दरकिनार कर दिया गया, ठीक है। जो संविधान बनाया था उस संविधान को इन्होंने क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया, अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि आज हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि राजा के जो लोग थे उन्होंने क्या हमें परेशान किया था, हम उतने ही क्या लेंगे, उसका बदला लेंगे इस चीज़ का, तो उन्होंने दरकिनार कर दिया, ठीक है। इसलिए इसको 1793 से 94 तक क्या माना जाता है, एक आतंक का काल माना जाता है। अस्थायी सरकार के रूप में शामिल थे वे सार्वजनिक सुरक्षा समिति, सामान्य सुरक्षा समिति के रूप में, ठीक है। सार्वजनिक सुरक्षा समिति अध्यक्ष कौन थे, रोबेस्पियर को बना दिया, ठीक है, सर्वोच्च संस्था के रूप में। सामान्य सुरक्षा समिति ने पुलिस कार्यों का निर्वहन किया, असंख्य व्यक्तियों को जेल में डाल दिया, ठीक है, जो राजशाही थे, ठीक है। उन्होंने ट्रिब्यून के समक्ष पेश किया गया था, ठीक है, जो वहाँ की ट्रिब्यून क्या होती थी, न्यायालय होती थी, ठीक है, उसके साथ क्या किया, पेश किया गया था। समिति ने अहम सहमति को दबाने की कोशिश की, क्रांतिकारी न्यायाधिकरणों द्वारा हजारों लोगों को मार डाला, ठीक है। जज के द्वारा क्या है, किसी ने फांसी की सजा दी गई, किसी गिलोटिन पर चढ़ा दिया था, कई प्रकार तरीका से उन्होंने उनको मार दिया गया था, ठीक है। पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, नया कैलेंडर लागू कर दिया गया था, ठीक है। नए क्रांतिकारी प्रतीकों का अपनाया गया, जैसे कि स्वतंत्रता गणतंत्र की महिला छवि, ठीक है। इसमें देखो एक गिलोटिन है, गिलोटिन की एक ऐसी व्यवस्था होती थी, इस पर एक बहुत ही महीन तेज धार वाला एक पॉइंट होता था, यहाँ पर गर्दन को रखा जाता था, जैसे ही ऊपर से पॉइंट गिरा दिया जाता था गर्दन बाहर हो जाती थी, ठीक है। तो ये क्या होता था, एक व्यवस्था होती थी, ठीक है। उसके बाद है हाँ देखिए, और ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का तीसरा चरण होता है जिसमें उदारवादी होता है 95 से 99 तक,
1795 में कन्वेंशन ने 5 सदस्यों की सम्मति डायरेक्टरी का गठन किया गया था। ठीक है, पूछा जाता है डायरेक्टरी गठन कब किया गया था, तो जहाँ रखेंगे डेट इसकी 1795 में किया गया था। 5 सदस्यों की सम्मति होती थी, डायरेक्टरी का गठन किया गया था, उदारवादी चरण आ जाता है। ठीक है, 5 सदस्य क्रमिक रूप से कुछ समय के लिए सत्ता के प्रमुख बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, डायरेक्टरी के द्वारा, जैसे एक संसद होती है, संसद डायरेक्टरी की तरह काम करती है। ठीक है, इसमें डायरेक्टरी फ्रांस में व्याप्त आर्थिक व राजनीतिक अव्यवस्था को दूर करने में असफल रही थी। उन्होंने कोई अच्छी तरीक़ा से कार्य नहीं किया, तो वो डायरेक्टरी भी क्या हो गई, असफल हो गई। जो भी अर्थव्यवस्था में क्या थी, विभिन्नता थी, उसको दूर नहीं कर पाया थी। ठीक है, डायरेक्टरी अधिकांश समय विदेशी सेनाओं के साथ युद्ध में बीता था, इस कारण से, क्योंकि उस समय पर कई युद्ध भी चल रहे थे। कॉर्नो को रक्षा मंत्री बना दिया गया, कॉर्नो को रक्षा मंत्री बना दिया। नेपोलियन को उभरने का मौका इसी युद्ध के बीच मिला था। ठीक है, नेपोलियन उसी समय पर आ जाता है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव देखो, फ्रांस पर प्रभाव, ठीक है, ब्रिटेन पर भी प्रभाव पड़ा था, अन्य यूरोपीय देशों में, भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि हमें भारतीय संविधान में इन 3 तत्वों को वहीं से लिया गया। फ्रांस का प्रभाव फ्रांस पर प्रभाव क्या था, निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया, सामंती व्यवस्था को फाड़ फेंका था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, क्योंकि जो पादरी थे उनको क्या कर दिया, फाड़ दिया था वहाँ से। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी अपनाया था। ठीक है, उन्होंने, ठीक है, बाद में शक्ति जैसी राजा हो जाता है, शक्ति पृथक्करण का, पावर शेयरिंग की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, विशेष अधिकार वर्ग को समाप्त कर दिया, मानव गरिमा और स्वतंत्रता की स्थापना की गई। आतंक के राज के समय जनता को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी थी। ठीक है, क्रांति के कारण फ्रांस को अन्य देशों से युद्ध करने भी पड़े थे। अधिनायकवाद का उदय हुआ। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके फ्रेंच के साथ देखो, ये कई देशों के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन पर प्रभाव पड़े थे। ठीक है, उस समय पर ब्रिटिश जनता विचारों के एक नई क्रांति का स्वागत किया गया था। वर्ड्सवर्थ ने नौजवान फ्रांसीसी ना होने पर अफसोस व्यक्त किया गया था। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में शीघ्र ही जनता पर कई प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे। समाचार पत्रों पर निगरानी रखी गई थी। ठीक है, राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए। ब्रिटेन पर भी इसका फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा था, जिससे उसमें भी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई थी। उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी शुरू कर दी गई। आयरलैंड के लोगों ने ब्रिटेन से स्वशासन की मांग शुरू कर दी गई थी। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में भी वहाँ पर स्वशासन की मांग कर दी गई थी। जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, अन्य देशों में जो राजा होते थे उनको भी इस समस्या का सामना करना पड़ा, जैसे फ्रांस के राजा को समस्या का सामना करना पड़ा। यूनान के स्वाधीनता संघर्ष को प्रेरणा मिली। ओटोमन जो साम्राज्य था उसको भी क्या कर दिया था, उखाड़ फेंका। इटली जर्मनी के राष्ट्रवादी को बढ़ावा भी मिला। एकीकरण की राहें तैयार की गई थी। यूरोप में निरंकुश राजा के खिलाफ माहौल तैयार हुआ था। ठीक है, नेपोलियन प्रभाव से भारत पर प्रभाव पड़ा था। फ्रांसीसी क्रांति ने टीपू जैसे, हमने पढ़ाया था टीपू का, सुल्तान का जो युद्ध हुए थे, 4 युद्ध हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति ने टीपू जैसे शासकों को प्रभावित किया, क्योंकि टीपू सुल्तान था वो किसका पक्ष देता था, फ्रांसीसी का, और फ्रांसीसियों से बहुत ही प्रभावित था वो। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से, इस कारण से वो अंग्रेज़ों का साथ नहीं देता। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए थे। उन्हीं के कारण अंग्रेज़ों द्वारा भारत में सहायक संधि को तेज़ी से लागू कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर फ्रांसीसी क्रांति के अनुसार उन्होंने रवैया अपनाया तो भारत में क्या क्रांति शुरू हो जाएगी, तो हम उनके लिए क्या करें, सहायक संधि अपनाएं। तो राजाओं को सहायक देना, फिर उसको ख़त्म करना। भारत में अधिक कठोरता से औपनिवेशिक नीतियों को लागू किया गया था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप मैंने बताया था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना वहीं से प्रगतिशील हुई थी। ठीक है, मध्य वर्ग का स्वरूप भी हुआ था, वहीं सुनियोजित क्रांति नहीं थी। ठीक है, कैसी नहीं थी, सुनियोजित कोई क्रांति नहीं थी। ठीक है, इस कारण से गणतंत्र, निरंकुश और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, इन चीज़ों को अपनाया गया था। क्रांति का मध्यवर्गीय स्वरूप, ठीक है, मध्यवर्गीय स्वरूप क्या था कि इस क्रांति का नेतृत्व तृतीय के वर्गों ने किया था। ठीक है, मताधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को ही दिया जाता था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार,
सक्रिय नागरिकों को ही वोट दिया जाता था, परंतु बाद में जब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद उन्होंने क्या कर दिया, महिलाओं के लिए और सभी लोगों के लिए वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को बनाए रखा गया था। महिला मजदूरों को उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं थे तो बाद में उनके लिए अधिकार दिए गए थे। सामंतों को क्षतिपूर्ति की रकम देने की बात की गई थी, ठीक है। और चर्च की संपत्ति की बिक्री की गई थी, चर्च की जो संपत्ति थी, क्योंकि सामंत भी वे भी लोग नहीं चाहते थे कि उन्होंने इसमें जाति का लोगों ने कौन से ने भाग लिया था, जो प्रमुख बन बैठे बाद में भी, जो अच्छे समृद्धशाली थे, वो भी क्या बन बैठे, इसके शासक बन बैठे और उन्होंने सामान्य जनता को बाद में भी परेशान किया था, ठीक है। और इसमें चर्च की संपत्ति को बिक दिया गया था, जिनके पास बहुत संपत्तियाँ हो करती थी। क्रांति लगातार प्रवृत्त होती रही। नेपोलियन के समय तक क्रांति अपने लक्ष्य तक भटक गई, ठीक है, लक्ष्य से भटक गई कि नेपोलियन जो आ जाता है तो नेपोलियन क्या है, इसका नेतृत्व करने लग जाता है, ठीक है, फ्रांस का। तो उन्होंने अपनी नीतियाँ जो अपनाई थी, ठीक है, तो उन नीतियों में इन्होंने क्या है कि लोगों को अलग राह दिखाना शुरू कर दिया। नेपोलियन ने अपना संबंध ब्रू वंश से स्थापित कर दिया, ठीक है, कि मैं राजा हूँ, ठीक है। नेपोलियन ने शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया, ठीक है, सारी शक्तियाँ अपने अंडर में ले ली, ठीक है, बाद में, ठीक है। अब देखो अभ्यास प्रश्न है इसमें, यदि रूसो पालने में ही मर गया होता, इसमें क्वेश्चन है, देख लो। अगर रूसो पालने में ही मर गया होता, फ्रांस की क्रांति होती। कथन का परीक्षण की, क्या फ्रांस की क्रांति होती? अगर रूसो पालने में ही मर जाता, क्या फ्रांस की क्रांति होती? तो इस पर आंसर लिखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। उत्तर की संरचना, कथन व फ्रांस की हालत और भूमिका, इसकी सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो आप इस पर लिख सकते हैं, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। उत्तर की संरचना, भूमिका, प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव क्या हुए थे, हमने अभी इसका पढ़ा था, ठीक है। धन्यवाद।